नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल को लेकर। वार्षिक राशिफल 2024 की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि एवं लग्नों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आने वाला वर्ष 2024, इस विषय में चर्चा करने को जा रहे हैं। इस वार्षिक राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न के आधार पर देख सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वही आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि के नाम से जानी जाती है, और आपकी जन्म कुंडली जिस भी राशि से प्रारंभ होती है वो आपका लग्न होता है। यदि आप अपने लग्न एवं राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके पहले भी मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो राशिफल होता है वो ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है। गोचर यानी कि वर्तमान समय में आकाश में ग्रहों की प्लेसमेंट, और गोचर मौसम की तरह होता है। यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, महादशा, अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही हैं, तो आपको गोचर का श्रेष्ठ परिणाम देखने में मिलता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, आपका समय जन्म कुंडली के आधार पर ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको गोचर का बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देखने में नहीं मिलता। आप अपनी जन्म कुंडली को यदि प्रॉपरली अध्ययन कराना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं अच्छी चल रही हैं, आपका समय आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से अच्छा चल रहा है, तो इस गोचर काल में या इस राशिफल में मैं जो चीज़ें अच्छी बता रहा हूं वो बढ़ चढ़ करके आपके साथ में अच्छी होंगी, शुभ प्रभाव देने वाली होंगी। और जो मैं चीज़ें बुरी बता रहा हूं वो बुरी चीज़ों के प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। और यदि आपकी जन्म कुंडली की दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं या जन्म कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के हिसाब से आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, तो जो मैं शुभ प्रभाव इस गोचर, इस राशिफल में बताने जा रहा हूं आपके लग्न एवं राशि के आधार पर, उनके शुभ प्रभावों में कमी आएगी। और जो मैं बुरे प्रभाव बताने जा रहा हूं वो बुरे प्रभाव आपको बढ़ चढ़ करके देखने में मिलेंगे। साथ ही साथ इस राशिफल के कार्यक्रम में अंत में किस तरह के उपाय उनको करना चाहिए जिससे जो परेशानियां हैं उसको कम किया जा सके और जो शुभ प्रभाव है उनमें वृद्धि की जा सके, उसकी भी चर्चा हम अंत में करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिए। यदि आप इस चैनल को देखते हैं और इस चैनल पर आने वाले कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा होने वाला है। मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति लग्नेश एवं राशिश बनते हैं और कर्मेश भी बनते हैं। तो इस लग्न एवं इस राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का गोचर जानना अत्यंत आवश्यक है। जनवरी मंथ से लेकर के मई मंथ के बीच में लग्नेश और दशमेश बनकर के देवगुरु बृहस्पति धन भाव में संचरण करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति का धन भाव में जाना कुछ मामलों में तो श्रेष्ठ है, जैसे लग्नेश का धन भाव में जाना व्यक्ति को धन संचित करने के लिए प्रेरित करता है। दशमपति का धन भाव में गोचर होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप अपने धन को संचित कर सकते हैं या अपने कर्म के बदौलत अटूट धन संपदा को एकत्रित कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई विवाद चल रहा था तो वो जनवरी से लेकर के मई मंथ के बीच में सॉल्व हो सकता है। कुटुंबी जनों के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद था तो वो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि पड़ेगी वो षष्ठ भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि यदि षष्ठ भाव पर हो तो रोग, रिपु और ऋण से तो आपको बचाती है, परंतु पेट जन्य रोग देने का कारण बनती है। लिवर से संबंधित परेशानियां हो जाती हैं और मोटापा बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है और कुछ हद तक आलस्य भी देखने में मिलता है। तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखते हैं तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ने के चलते कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वो विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए जनवरी से लेकर के मई मंथ का समय बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि गुरु की दृष्टि षष्ठ और दशम दोनों पर है। इसके साथ ही साथ मिड अगस्त से लेकर के मिड फरवरी 2025 तक मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए सरकारी नौकरी के क्षेत्र में समय सफलताओं को लेकर के आ रहा है।
गुरु की दृष्टि षष्ठ और दशम पर पड़ने के चलते यदि कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की परेशानियों को आप महसूस कर रहे थे तो उन परेशानियों में कमी आएगी। बॉस के साथ में, उच्च अधिकारियों के साथ में यदि आपके संबंध खराब हो गए थे, सीनियर अथॉरिटीज आपके द्वारा लिए गए फैसले को अस्वीकार कर रही थी, तो वो आपके विषय में अब विचार करेंगे और उनके साथ में जो संबंध आपके खराब हो गए थे वो जनवरी से मई के बीच में सुधार में आ सकते हैं या सुधर सकते हैं। जैसे ही मई मंथ के बाद में देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और मई 2024 से लेकर के पूरे दिसंबर 2024 तक आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में संचरण करेंगे। अब लग्नेश और दशमेश होकर के तीसरे भाव में गोचर करना भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी की सूचना को नहीं प्रदर्शित कर रहा है। लग्नेश का पराक्रम भाव में जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि जितना आप पराक्रम करेंगे उतनी ही सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि आप जितना पराक्रम कर रहे हैं, जितना आप इनपुट दे रहे हैं, उतना ही आपको आउटपुट मिल रहा है, तो अच्छी चीज है ये। कर्मेश का दशम स्थान में जाना, कार्यक्षेत्र में जरूर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आप 100 का इनपुट दें तो आउटपुट में आपको 75 या 80 ही मिले, परंतु आउटपुट मिलेगा। तो तीसरे भाव में गुरु के गोचर को मैं मई मंथ के बाद में मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा ही देखता हूं। तीसरे भाव में बैठे हुए गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो वो लोग जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनके लिए तो बहुत ही गुड न्यूज का समय होगा कि मई के बाद में आपके विवाह के योग बन जाएंगे। प्रेम संबंध को यदि आप विवाह में कन्वर्ट करना चाहते थे तो उसके लिए भी वो समय काफी बेनिफिशियल होगा मई मंथ के बाद से। संतान उत्पत्ति के लिए प्रयासरत थे, बहुत समय से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो मई मंथ के बाद में प्रयास करना चाहिए। संतान उत्पत्ति के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है। वो जातक जो आईवीएफ के प्रति जाना चाह रहे थे, श्रेष्ठ समय की इंतजार कर रहे थे, मई मंथ के बाद में वो समय आपके द्वार पर दस्तक देने को आ रहा है, आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में यदि परेशानियां थी तो राहु के लग्न में होने के चलते, केतु के सप्तम में होने के चलते रहेंगी तो जरूर, लेकिन जैसे ही मई मंथ के बाद में देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अपनी 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, फलस्वरूप जो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां हो रही थी, उनमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के चलते आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु पराक्रम भाव में बैठे हुए गुरु नवम को देख रहे हैं, तो जितना आप पुरुषार्थ करते हैं उतना ही आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं के होने के योग बनते हैं। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी लंबे समय से चली आ रही थी, राहु की दृष्टि की वजह से चली आ रही थी, तो उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तीसरे भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब लाभ भाव पर पड़ेगी तो लाभ के एक से अधिक रास्ते आपको देखने में मिलेंगे। नीच दृष्टि है तो बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों में जरूर खटास उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इच्छाओं की पूर्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु का गोचर तीसरे भाव में मई मंथ के बाद जो होने वाला है वो आपके लिए बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैटर करता है मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का गोचर, क्योंकि राहु आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, आपके लग्न से संबंध बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ केतु का गोचर सप्तम भाव से हो रहा है। जब भी राहु जाकर के लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति को बुद्धिमान तो बहुत ज्यादा ही बना देते हैं, तिकड़मी बना देते हैं, बुद्धिमत्ता की कमी नहीं होती, परंतु राहु छाया ग्रह है और राहु का संबंध जब भी लग्न से बनता है तो व्यक्ति के चित्त को अशांत करते हैं, कंफ्यूजन्स क्रिएट करते हैं, व्यक्ति अपना हित साधने के लिए दूसरों का भी नुकसान कर जाता है। परंतु अब जब तक गुरु का गोचर चेंज नहीं होता है जनवरी से मई तक, तब तक आपके द्वारा लिए गए फैसलों से कई लोगों का नुकसान हो सकता है, जिसका आपको शिकार बाद में बनना पड़ सकता है। गुरु राशि परिवर्तन करके नवम भाव को देखने लग जाएंगे मई के बाद में, तब तो ये बहुत ज्यादा परेशानी का कारण नहीं बनेगा, लेकिन जब तक गुरु अभी राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, आपको जो आपके दिमाग में भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं उन पर लगाम कसने की आवश्यकता है। अपने हित को साधने के लिए किसी दूसरे के नुकसान को करने से बचिए। लग्न में राहु होने के चलते वैसे तो आपके संबंध बड़े अधिकारियों से बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे, शासन प्रशासन में पकड़ भी यदि आप बनाना चाह रहे हैं, प्रयासरत थे तो बन जाएंगे, परंतु यहाँ पे राहु बैठ करके आपकी रातों की नींद को भी परेशानी में डाल सकते हैं। लग्नगत राहु की दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी, तो संतान को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता बढ़ सकती है। गुरु का गोचर चेंज होगा मई मंथ के बाद में तो उसमें कमी आएगी, परंतु लग्नगत राहु की दृष्टि जब संतान भाव पर पड़ेगी तो संतान के साथ संबंधों में परेशानी यहाँ पर आपको देखने में मिलेगी। संतान की शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के चलते दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, ग्रह कलह की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। सप्तम भाव में केतु का भी गोचर होगा तो कुछ हद तक आपको मैरिड लाइफ में डिटैचमेंट फील होगा या अपने जीवन साथी से दूरी होते हुए आप महसूस करेंगे। अब क्या होता है कि लाभ की स्थिति इतनी मजबूत आपकी कुंडली में बन रही है तो उसका असर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके जीवन साथी पर भी पड़ता है। तो हो सकता है आज के इस परिवेश में पति पत्नी दोनों वर्किंग है तो एक दूसरे के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ इसी तरह से प्रदर्शित करता है, निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की महादशाओं पर। यदि जन्म कुंडली की महादशा अंतरदशा नेगेटिव चल रही है तब ये संबंध विच्छेद को प्रदर्शित कर रहा है, परंतु अगर दशाएं वगैरह ठीक चल रही है, जन्म कुंडली में कोई बहुत बुरे योग नहीं लगे हुए हैं,
तो नॉर्मल ही ये राहु और केतु का गोचर होने वाला है। राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी तो जनवरी से मई मंथ तक आपको ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं। फिर जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करके नवम को देख लेंगे तो उस परेशानी में कमी आ जाएगी। सप्तम भाव में बैठे हुए केतु से बस नुकसान यही है कि लाइफ पार्टनर से डिटैचमेंट महसूस होने लगता है। संतान के प्रति, घर परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा मन नहीं लग पाता है। तो आपको इस पर काम करना है, बहुत ज़्यादा अपने आप के अंदर नीरसता को उत्पन्न नहीं होने देना है। और येन केन प्रकार वाली स्थिति से अगर आप बचते हैं तो राहु और केतु के गोचर से मैं बहुत ज़्यादा परेशानियां आते हुए नहीं देखता हूं। हाँ, ये ज़रूर है कि राहु और केतु का गोचर जब राशि से होता है तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित भ्रामक रोग होने लग जाते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने में मिलती हैं। यदि आपके हेल्थ में कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं तो आपको जाकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब तक गुरु का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है, यानी कि जनवरी से लेकर के मई मंथ तक अपनी डाइट पर नियंत्रण बना करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं शनि के गोचर की। तो मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है, जिसको शनि के साढ़े साथी की प्रथम ढैया कहा जाता है। वैसे तो शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो विदेश यात्रा यदि करना चाहते थे, प्रमोशन चाह रहे थे, विदेश में नौकरी पाना चाह रहे थे, तो उसके लिए तो ये ठीक है। परंतु अगर आप स्वदेश में ही हैं, अपने जन्म स्थान में ही है, या जहां लंबे समय से रहते आ रहे थे वहीं पर हैं, तो ये व्यय अधिक की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है कई बार, क्योंकि राहु लग्न में होंगे। अब लग्नगत राहु होंगे, जिसके चलते हो सकता है कि आपके द्वारा कुछ बातें ऐसी बोल दी जाएं, आपके क्रोध की वजह से कुछ ऐसे कृत्य आपके द्वारा हो जाएं जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वहां ना चाहते हुए भी आपका गलत व्यय हो सकता है। 12वें भाव में शनि होने के चलते कई बार अस्पताल पर भी व्यय हो सकता है, क्योंकि लग्न में राहु आपके स्वास्थ्य में परेशानी को लाते हुए प्रदर्शित कर रहे हैं। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी तो कुटुंबी जनों के साथ में मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली ये ज्यादा तब होगा जब गुरु राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो आपको मेनली शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर हो तो धुएं का नशा भी लग जाता है। तो यदि आप किसी तरह के नशे से जुड़े हुए हैं तो उस नशे को कम करने की प्रयास करिए, नहीं तो ये नशे की वजह से आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने में मिलेंगी। शनि की दृष्टि द्वितीय पर होगी तो खान पान पर नियंत्रण रखना है, झूठ बोलने से बचना है, कड़वी वाणी का प्रयोग करने से अगर आप बचते हैं तो शनि का गोचर जो द्वितीय भाव पर दृष्टि डालने से जो दुष्प्रभाव उत्पन्न कर रहा है उसमें कमी को प्रदर्शित कर देगा। शनि की दृष्टि जब षष्ठ भाव पर पड़ती है तो आपकी शत्रुओं से तो आपकी विजय तय हो जाती है, शत्रु हंता योग का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, परंतु हड्डियों में, जोड़ों में, नसों में, पैरों में, घुटनों में दर्द की शिकायत प्रारंभ हो जाती है। तो यदि आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी से नहीं जुड़े हैं, एक्सरसाइज इत्यादि से नहीं जुड़े हैं, तो उससे जुड़ जाइए। तो वर्ष 2024 आपके लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, नसों के रोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वात रोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव हो जाएगा। साथ ही साथ 12वें भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। यदि आप अपने धन को धर्म के कार्यों में खर्च करते हैं तो आपका गलत व्यय जो मैंने आपको बताया पहले उसमें कमी आएगी। शनि का 12वें में गोचर ये ज्यादा परेशानी तब तक देगा जब तक गुरु राशि परिवर्तन नहीं कर लेते। गुरु राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आएंगे तो ये साढ़े साथी से संबंधित जो बुरे प्रभाव हैं उनमें काफी हद तक कमी आएगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है तो शनि के साढ़े साथी से संबंधित आपको जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो देखने में मिलेगी, और वो है मानसिक अशांति, मानसिक बेचैनी, नींद की कमी। क्योंकि लग्न में राहु का गोचर भी रात की नींद को खराब करता है। दोपहर में नींद ज्यादा आती है और रात के समय पे नींद नहीं आती। ये मेनली राहु और केतु क्या है, वक्री प्लैनेट है। तो जब लग्न से संबंध बनाते हैं तो जिस तरह से दुनिया चल रही है उसके विपरीत आपको चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये एक चीज है। तो आपके हाथ में तो यही है कि आप अपनी दिनचर्या को ठीक करने का प्रयास करें। अगर आपका भोजन इत्यादि ठीक होता है तो फिर नींद की परेशानी भी नहीं रहेगी। तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। उपाय के तौर पर अगर हम देखते हैं, पिता के स्वास्थ्य के विषय में जब तक गुरु का राशि परिवर्तन नहीं होता है तब तक पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करने का योग बनता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके सफलताओं के मिलने की भी संभावनाएं हैं, परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो कंसंट्रेशन में आपको कमी देखने में इस वर्ष में मिलने वाली है। उपाय के तौर पर साढ़े साथी है तो सबसे पहले तो उसी का हम उपाय करेंगे, हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करिए, हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ किया करिए। मंगलवार एवं शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए और हनुमान जी की 3 प्रदक्षिणा, 3 परिक्रमा करिए। शनिवार के शनिवार चाहे तो मंदिर जाकर के, नहीं तो अपने घर के पूजन स्थल पर ही बैठ करके आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। शनिवार को सायंकाल पीपल
के पेड़ के पास में जाकर के तिल के तेल का दिया जलाने से भी शनि के साढ़े साथी से संबंधित जो भी दुष्प्रभाव है उनमें कमी आती है। यदि स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा परेशानी है आपको वर्ष 2024 में देखने में मिलती है तो आपको छायादान करना चाहिए। छायादान करने से भी आपके जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, नज़र इत्यादि जो आपको लग जाती है उसमें कमी आती है। लग्न में राहु है, बहुत ज़्यादा दिखावा करने से बचिएगा। अत्यधिक दिखावा करने की वजह से आपको औरों की नज़र बहुत जल्दी लग जाएगी और केतु सप्तम भाव में बैठ करके अपना काम तो कर ही रहे हैं, जो कि आपको भ्रामक रोग देने का कारण बन सकते हैं। साथ ही साथ यदि संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता आपको महसूस होती है तो घर में ही अपने गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा रखिए और उस पर नित्य दूर्वा अर्पित करिए, तो संतान से संबंधित जो भी परेशानियां आती हुई इस गोचर काल में दिख रही हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। आशा करता हूं कि मीन लग्न एवं मीन राशि के जातक इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस राशिफल के कार्यक्रम को पूरा देख चुके हैं और ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि राशिफल का कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि ये राशिफल का कार्यक्रम उन तक भी पहुँच पाए, मेरे द्वारा बताए गए उपाय से उनका भी कुछ लाभ हो सके और उसका माध्यम आप बने। आज ये मीन लग्न एवं मीन राशि पर आकर के जो हमारी वार्षिक राशिफल की सीरीज चल रही थी उसका समापन होता है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।